तो हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें सीखी थी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और हमने वहाँ पर एक फार्मूला देखा था कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक फार्मूला होती है, और वो फार्मूला होती है, हमने आपको बताया था वहाँ पर कि ये होती है XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डैश डैश Mn Xn अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस Mn प्लस Mn। ठीक है, तो ये हमने बातें देखी थी लास्ट क्लास में। उसी तरह से हमने पढ़ा था YCM इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस Mn Yn अपॉन में टोटल मास। ठीक है, इस तरह से हम ZCM भी पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस Mn Zn अपॉन में टोटल मास। ठीक है, ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, XCM क्या है? तो X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। YCM क्या है? तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड ZCM इज द Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ओके, आज हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, यहाँ पर X क्या है? XCM क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन X एक्सिस। YCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन Y एक्सिस। ZCM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन Z एक्सिस। उसी तरह से X1 भी है। X1 क्या है? पोजीशन ऑफ मास M1 ऑन X एक्सिस। ठीक है, इस तरह से Y1 क्या है? तो पोजीशन ऑफ मास M1 ऑन Y एक्सिस। इस तरह से Z1 क्या है? तो पोजीशन ऑफ मास M1 ऑन Z एक्सिस। ठीक है, इस तरह से तुम X2 समझ लेना, Y2 समझ लेना एंड Z2 समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर X क्या है, Y क्या है, Z क्या है? तो पोजीशन है। ठीक है, X Y Z क्या है? तो पोजीशन है। ओके, और तुम जानते हो कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट में, यदि हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। मान लो X पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यदि इस पोजीशन में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है? तो वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यदि पोजीशन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में यदि हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो मुझे यदि सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि सभी इक्वेशन को ना क्या कर दूंगा? वो डिफरेंशिएट कर दूंगा। इस सारे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको, ये क्या है? पोजीशन है ना, और इसको यदि हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यदि हम सारे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। यदि XCM को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी? VCM मिलेगी। VCM मिलेगी। XCM को डिफरेंशिएट करोगे तो VCM मिलेगी। यस। अच्छा, X क्या है? पोजीशन है। V क्या है? वेलोसिटी है। X इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन X एक्सिस। V इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। VCM क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। XCM क्या है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। VCM इज द VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो पोजीशन में यदि टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। इस तरह से इस सभी इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो X, पहले इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। XCM को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलेगी? VCM। तो हम लिखेंगे VCM बराबर, उस तरह से इन सबको डिफरेंशिएट करना है। तो M1 तो इसी हो जाएगा ना, M1 को डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, और X1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। M1 V1 प्लस उस तरह से M2 X2 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो V2 मिल जाएगी, प्लस Mn Vn अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस Mn। ठीक है जी, ये क्या है? VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। आप किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही मिलने वाली है। यदि YCM को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगी। VCM इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2
ठीक है। इस तरह से जेड सी एफ को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो यही फॉर्मूला मिलने वाली है, m1v1 प्लस m2v2 mn अपन में टोटल मास m1 m2 प्लस mn, ठीक है। तो यदि हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाती है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलती है क्या, वेलोसिटी वेक्टर। और यदि हम वेलोसिटी वेक्टर को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलती है हमको, एक्सेलरेशन। यदि हम पोजीशन वेक्टर को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलती है वेलोसिटी वेक्टर, और यदि वेलोसिटी वेक्टर को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलती है एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन मिलती है। यदि हम v में टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है भाई, हमको एक्सेलरेशन a मिल जाती है। कहने का मतलब यदि आप इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, किसको, इस इक्वेशन को जो अभी आपने फाइंड किया, तो इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलने वाली है SCM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn n अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस mn। ओके, अच्छा एसीएम क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। देखो क्लियर समझ लो, VCM क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। V1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मास m1। V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास m2। इस तरह से Vn क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मास mn, यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल से बने हुई है वो सिस्टम तो, ठीक है। अपन में टोटल मास तो है ही। इस तरह से ACM क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। A1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। A2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2। mn क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास mn। जितना पार्टिकल हो वहाँ प्रेजेंट हो, यदि 2 पार्टिकल है तो बस 2 ही लिखना, 3 पार्टिकल हो तो 3 लिखना, 4 पार्टिकल हो 4 लिखना। तो हमको नहीं पता है कि भाई 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, इसीलिए हमने mn लगा दिया है, हमने n पार्टिकल मान लिया है। ओके, लेकिन जो भी होगा काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर काउंटेबल नहीं हो ना, इनफाइनाइट हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो ना, तो उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। अभी उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अभी लिखते हैं। तो इतना तो समझ गए ना कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या देखनी है कि मैंने बोला ये सब सारे फॉर्मूला किसके लिए है भाई, ये सब सारे फॉर्मूला किसके लिए है, ये सेंटर ऑफ मास जो निकाले हो ना, वो काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए है ना। जब यदि मान लो पार्टिकल तो हम काउंट कर सकते हैं, भाई 2 है कि 4 है कि 5 है कि 10 है कि 50 है कि 100 है। ओके, तो उसके लिए है। और यदि मान लो कोई पार्टिकल है, अच्छा ठीक है, तुम इसको नोट करो। तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास के लिए अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना, XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, तो उस किसके लिए, काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल के है। और मान लो कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। ओके, ये कोई बॉडी है, तो क्या है, इनफॉर्म बॉडी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक इनफॉर्म बॉडी नहीं है, नॉन इनफॉर्म बॉडी है। मतलब इसका कहीं पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है, कहीं पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, इस तरह से। ओके, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम, वहाँ पर ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, इस बॉडी का मतलब ये इनफॉर्म बॉडी नहीं है। और जब हमको इसकी सेंटर ऑफ मास निकालनी पड़ेगी ना, हम कैसे निकालेंगे, तो वो वाला XCM इक्वल टू m1 x1 m2 x2 वो वाला फॉर्मूला नहीं निकालेंगे। जब बॉडी यूनिफॉर्म नहीं हो ना, इस तरह से कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले बॉडी हो, ओके, तो उनके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड वाला। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड वाला। क्या करेंगे हम, यदि हमको इसके लिए फॉर्मूला निकालनी हो ना, यदि कोई मास इस तरह का है, नॉन यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला बॉडी है, तो उनके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा XCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm। अच्छा dm क्या है, देखो dm क्या है, क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो मास है ना वो dm है और थिकनेस जो है dx है। ओके, हमने क्या किया कि ये इस बॉडी पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया और हम मान लिया कि इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो dx है और इस एलिमेंट का जो मास है वो dm है। और इसी तरह से के एलिमेंट से ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है। और कितना एलिमेंट ऐसा
ऐसा ऐसा कितने एलिमेंट से बनी हुई है हमको नहीं पता। यदि पता होता, काउंटेबल होता ना, तो हम फिर तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, XCM इक्वल टू M1 X1, YCM इक्वल टू M1 Y1, वही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन क्या है, हमने इतना बड़ा मान लिया है, तुम क्या करोगे, और भी छोटा मान लो, और भी छोटा मान लो। इस तरह से ये बॉडी है ना, तो इस तरह से इस बॉडी पर इन्फानाइट एलिमेंट हो सकती है। इस बॉडी के लिए तुम इन्फानाइट एलिमेंट एज्यूम कर सकते हो। ये नहीं कर सकते कि 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम जितना छोटा एलिमेंट मान लो उतना ही सही। ठीक है, तुम जितना छोटा एलिमेंट मान लो, ऐसे में तो इन्फानाइट एलिमेंट एज्यूम किया जा सकता है ना, इस तरह से। अच्छा, एक तो गलती होगी ना, यहाँ पर 1/M होगा, 1 अपॉन में टोटल मास रहेगा, अपॉन में टोटल मास क्या लिखेंगे, 1/M इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ठीक है, जहाँ पर M क्या है, तो मास, होल मास ऑफ दिस बॉडी, इस पूरे मास का, इस पूरे बॉडी का मास है। M क्या है, टोटल मास ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, टोटल मास ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, YCM की बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/M YDM। ZCM की बात करें, ये कितना हो जाएगा, 1/M ZVM। सारी बातें समझ लो भाई। XCM क्या है, तो X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। M क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। X क्या है, तो इस स्मॉल एलिमेंट DM का X पोजीशन है, X कोऑर्डिनेट है। इस स्मॉल एलिमेंट DM का X कोऑर्डिनेट है। DM क्या है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास है। फिर से बता रहा हूँ, XCM क्या है, तो X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। M क्या है, टोटल मास ऑफ दिस बॉडी। X क्या है, तो इस स्मॉल मास DM का X पोजीशन है, X कोऑर्डिनेट है। DM क्या है, तो इस एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का मास है। ठीक है, यहाँ पर YCM क्या है, तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ऑफ दिस बॉडी। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी। Y इज द Y कोऑर्डिनेट ऑफ DM dx। अच्छा, dx होगा, यहाँ पर DM होगा ना, DM इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। इस तरह से ZCM, तो Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। कैपिटल M टोटल मास ऑफ दिस बॉडी। Z इज द Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ DM, एंड DM क्या है, द मास ऑफ दिस एलिमेंट है। ओके, तो इस तरह से इंटीग्रेटर मेथड से हम निकालते हैं इस तरह के बॉडी का सेंटर ऑफ मास। इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी हो सकता है कि पूरी बात क्लियर नहीं हुई हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करोगे तुम तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब तुम यदि इसको नोट कर लो एक बार तो सही रहेगा। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात जान लो। क्या है इंपॉर्टेंट बात भाई, कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है ना, वो केवल एंड केवल एक्सटर्नल फोर्स के वजह से चेंज होती है, वो इंटरनल फोर्स के वजह से चेंज नहीं होती है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंज फ्रॉम द इंटरनल फोर्स ऑफ द बॉडी। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजेज ओनली बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है ना, वो बॉडी के इंटरनल फोर्स की वजह से कभी चेंज नहीं होती है, वो बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही चेंज होती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम एज्यूम कर लो, अच्छा इंटरनल फोर्स मतलब मान लो ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो इन दोनों बॉडी के बीच आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना, तो ये फोर्स तो हमने बाहर से तो नहीं लगाया, हमने तो नहीं लगाया ना, तो अपने से हमने लगाया ना, किसी मशीन के द्वारा इस पर फोर्स लगाया गया, ये खुद ही से लग रही है, अपने आप ही लग रही है, इन दोनों के बीच के लग रही है। तो ये इंटरनल फोर्स हो गया। जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है, मान लो ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q1, प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना। तो ये चार्ज है, इसका नेचर है भाई चार्ज प्लस Q, इसका माइनस Q, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो हम तो अपनी तरफ से फोर्स लगा करके इनको पास तो नहीं ला रहे हैं,
ना तो हम अपनी तरफ से कोई फोर्स लगा रहे हैं, ना तो कोई मशीन इन पर कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये पास आ रहे हैं तो अपनी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ड्यू टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगती है ना, तो ये पास आ रहे हैं तो अपनी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगी, इनकी इंटरनल फोर्स हो जाएगी। ओके ओके, तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब इंटरनल फोर्स के वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो इन दोनों बॉडी के बीच का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि इनके बीच क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो एक सेंटर ऑफ मास वहीं को वहीं पड़ा रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, पास तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो पास आ रहे हैं ना दोनों बॉडी, इंटरनल फोर्स के वजह से आ रहे हैं। और हमने आपको बताया ना कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इंटरनल फोर्स के वजह से कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बड़ी सी बॉडी है, और इसके अंदर कोई एक्सप्लोजन हुआ, जैसे बम में एक्सप्लोजन होता है ना, तो बम फटता है तो हम बाहर से मशीन लगा के उसको थोड़े फाड़ते हैं, या हम हाथ से थोड़े फाड़ते हैं, उसके अंदर अपने अंदर के केमिकल रिएक्शन जो भी होती है, ठीक है, तो अपने इंटरनल फोर्स से ही ये बम क्या पड़ता है, फटता है। तो मान लो ये बॉडी किसी कारणवश अपने इंटरनल फोर्स से, ठीक है, फट गया और बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लो इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, अभी जो फटा नहीं है, ये बॉडी क्या है, फटा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने मान लिया। ओके, अब बॉडी क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसी फोर्स, इंटरनल फोर्स डेवलप हुई कि बॉडी स्प्लिट कर गया, फट गया। ओके, कई पार्ट्स में बट गया, कोई टुकड़ा इधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा, ठीक है ना। बम कैसे फटता है, तो कोई टुकड़ा इधर गिरता है, कोई टुकड़ा इधर करता है। तो इस बॉडी के अंदर ही कोई एक्सप्लोजन हुआ और बॉडी फट गया। ओके, कोई टुकड़ा यहाँ गिरा, कोई टुकड़ा यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कहीं भी गिरे, तो पूरे टुकड़े को एज ए सिस्टम मान करके उनका जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना, तो वो यही पर आएगा जहां इसका सेंटर ऑफ मास पहले था। कैसे, क्योंकि ये जो बॉडी फटा ना, तो इसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये बॉडी फटा, तो ये अपने इंटरनल फोर्स की वजह से ये फटा। हमने कोई बाहर से इस पर फोर्स नहीं लगाया, हमने बाहर से फोर्स लगा कर इसको नहीं फाड़ा, हमने मशीन से फोर्स लगा करके इसको नहीं फाड़ा, हमने स्वयं से फोर्स लगा करके इसको नहीं फाड़ा, पीट करके स्वयं से इसको नहीं फाड़ा मैंने। इसके अंदर मान लो ये कोई बम है, तो इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ये फट गया और इसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। तो उस सारे टुकड़े को यदि एज ए सिस्टम एज्यूम करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना, तो यहीं पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फटी ना बॉडी, इंटरनल फोर्स की वजह से फटी, और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता है। इनकी पोजीशन को चेंज करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो हमको इन एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कभी भी इंटरनल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होता है, इट ऑलवेज चेंजेज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट बात को भी लिख लीजिए, द पोजीशन ऑफ सेंटर of mass do not changes या फिर do not affected by the internal force but it changes only by the external force। तो इस बॉडी का जो
किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होता है ना, किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होता है, वो केवल एंड केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज होता है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बहुत हेल्प करेगा ये। ओके जी, तो ठीक है, आज हमने देखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा हमने। तो ठीक है, जितने काम का कंसेप्ट है ना सेंटर ऑफ मास का वो हमने देख लिया, जितने भी काम का कॉन्सेप्ट है ऑफ सेंटर ऑफ मास वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास से इसके ऊपर हम केवल न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि यदि तुमने ध्यान से देखा होगा तो पूरी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझ में आई होगी। लेकिन ऐसा लग भी रहा होगा ना आपको कि भाई सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पूरी समझ में आ गई, यस ये बहुत ईजी है, तो भी आप अभी गलतफहमी में हो। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक तुमको कमांड नहीं आने वाली है। चाहे तुम इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को जितनी भी बार पढ़ लो, चाहे मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंसेप्ट को या किसी भी बड़े बड़े टीचर के कंसेप्ट को देख लो भाई, जाओ देख लो, 1000 बार देख लो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा ना तो तब तक इस पर कमांड नहीं आने वाली है। मैं कि किसी भी बड़े टीचर को देख लो, चाहिए देख लीजिए, 1000 बार देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल मत बनाइए और आपको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन आपकी लगना एक गलतफहमी है। कंसेप्ट तभी क्लियर होती है जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे, जब आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे। इसीलिए तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दिए जाते हैं एग्जाम में, खूब खूब भर भर के दिया जाता है, वही बताता है कि आप कितने कंसेप्ट को समझे। तो क्वेश्चन को स्किप मत करना। और एक बात, यदि इस सेंटर ऑफ मास कल हुई और आज हुई तो कहीं भी कोई भी बातें समझने में कोई भी दिक्कत आई होगी ना, और बार बार देखने के बाद में समझ में नहीं आ रही हुई, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें हार्ड है या फिर तुमसे बिल्कुल अननोन है। जैसे ही तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे ही वो डाउट तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। तो इस पर यदि पूरी पकड़ बनानी है ना तो क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपको भी क्वेश्चन करना है यदि आपको इस कंसेप्ट पर पूरी पकड़ बनानी है सेंटर ऑफ मास पर। तो समझ गए होंगे पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो भी घबराने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल करना, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, और तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल ही बनाने वाले हैं, और आप पूरी विश्वास के साथ पढ़ाई किया कीजिए, पूरी संयम के साथ पढ़ाई किया कीजिए। जहाँ विश्वास होती है ना, जहाँ संयम होती है ना, वहीं पर भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं ना उनकी विजय तो होती ही होती है। यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर संयम नहीं है ना, और तुम लेबोरियस नहीं हो ना, परिश्रमी नहीं हो ना, तुम्हारे पास साथ भगवान नहीं है। यदि आप चाहते हो कि मुझे भगवान का साथ मिले तो आपको पूरी की पूरी परिश्रमी होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि भगवान का साथ मुझे मिले तो आपको संयमित होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि भगवान का आशीर्वाद मुझे मिले तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लानी ही पड़ेगी। तो आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखिए और पूरी परिश्रम कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप कर्म ही ऐसा कर रहे हैं। जो भी ऐसा कर्म करते हैं उनको भगवान आशीर्वाद देते ही देते अपना है। तो आप कर्म ऐसा करेंगे तो भगवान तो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे, और बिना उनके आशीर्वाद को तो आप जीत भी नहीं सकते भाई। उनको आपको जीतना है तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करनी पड़ेगी, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही मेथड है। यदि आप रेजिडेंट हो, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, करते रहिए, बट उनके साथ साथ पूरी पढ़ाई कीजिए, पूरी परिश्रम कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, संयमित रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, और शांति के साथ पढ़ाई करते रहिए। पूरे शांत दिमाग के साथ पढ़ाई करते रहिए, शांत मन के साथ पढ़ाई करते रहिए। सफलता आपको मिलेगी, मिलने ही मिलनी है। यदि उस पाथ पर जा रहे हो जिस पाथ पर सफलता है तो मिलना ही मिलनी है। यदि तुम उस पाथ पर चल रहे हो जिस पाथ पर सफलता है तो सफलता तो मिलना ही मिलनी है। अच्छा, सफलता किस पाथ पर है भाई, थोड़ा हमको बता दो, हम भी चल रहे। तो सफलता उसी पाथ पर है भाई जिस पाथ का नाम परिश्रम है,
सफलता उसी पाथ पर है भाई जिस पाथ का नाम धैर्य है। सफलता उसी पाथ पर है भाई जिस पाथ का नाम आत्मविश्वास है। तो यदि तुम परिश्रम कर रहे हो, पूरी आत्मविश्वास रखे हुए हो, पूरा धैर्य रखे हुए ना, तो तुम सफलता के मार्ग पर हो। और जब सफलता के मार्ग पर हो तो सफलता मिलेगी ना, मिलेगी ना, तो तुमको भी सफलता मिलेगी। तो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।